हाय फ्रेंड्स, हमने पिछले अध्याय में कोशिका के बारे में पढ़ा था कि कोशिका संरचना क्या होती है, कोशिका कैसे बनती है ना। तो क्या हुआ कि जैसे सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई और सूक्ष्मदर्शी के खोज के बाद जब बहुत सारी कोशिकाओं पर अध्ययन किया गया तो बहुत सारी कोशिकाओं में एक सामान्य बात देखी गई, एक सामान्य गुण देखा गया जो था कि प्रत्येक कोशिका में एक तो प्लाज्मा झिल्ली होती है। क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली होती है। दूसरा केंद्रक होता है और तीसरा क्या होता है? कोशिका द्रव होता है। आप मेरे साथ दोहरान करेंगे प्लीज़ कि क्या होता है। एक तो प्लाज्मा झिल्ली होती है, एक केंद्रक होता है और कोशिका द्रव होता है प्रत्येक कोशिकाओं में। ठीक है, हम पढ़ेंगे प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। देखो फ्रेंड्स, मैं वीडियो बनाती हूँ तो कृपया आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिले और आप कभी भी वीडियो को एक्सेप्ट ना करें। तो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, प्लाज्मा झिल्ली के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो सबसे बाहरी परत होती है, कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, जो क्या करती है, कोशिका के जो घटक होते हैं, क्या होते हैं, कोशिका के जो घटक होते हैं वो पर्यावरण से क्या होते हैं, अलग रहते हैं। क्या होते हैं? अलग करती है। कौन करती है? प्लाज्मा झिल्ली। अब देखो, प्लाज्मा झिल्ली को बोलते हैं चयनात्मक या फिर वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कोशिका का एक तरह से यूँ बोल सकते हैं कि वॉचमैन है। क्या है? वॉचमैन है। जैसे कि मान लीजिए ये कोशिका है ना। कोशिका में बहुत सारे पदार्थ चाहिए, जैसे कि पानी चाहिए तो चल कोशिका को अंदर जाने देगी। कौन? प्लाज्मा झिल्ली। कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो जाने देगी, प्रोटीन चाहिए तो जाने देगी, कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो ग्लूकोज चाहिए तो, है ना, बहुत सारे पदार्थों को। लेकिन बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उनको नहीं जाने देती है, जो कोशिका के लिए हानिकारक होते हैं, है ना। तो इसलिए ये चयन करती है किनका? पदार्थों का, कि कौन से पदार्थ तो कोशिका के अंदर जा सकते हैं और कौन से कोशिका के अंदर नहीं जा सकते हैं। इसलिए प्लाज्मा झिल्ली को क्या बोलते हैं? कोशिका की चयनात्मक और वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। पारगम्य, गम्य का अर्थ गमन करना और पार करना मतलब कि उसके अंदर प्रवेश करना। ठीक है, अब ये पदार्थ प्रवेश करते हैं तो कैसे करते हैं? दो पदार्थों के द्वारा करते हैं। एक तो विसरण द्वारा करते हैं, दूसरे को किसके द्वारा करते हैं? परासरण के द्वारा। देखो, अब हम पढ़ेंगे विसरण के बारे में। विसरण क्या होता है? जब गैसों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? विसरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसरण। जैसे कि मेरा सामान्य सा क्वेश्चन होगा कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत O2 पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है? तो आपका उत्तर होगा 21%। और अपने शरीर के अंदर कितनी पाई जाती है ना? बहुत कम होती है ना। तो जब 21% है तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, यानी कि ज़्यादा उसकी सांद्रता यानी कि मात्रा है ना, उच्च सांद्रता से ऑक्सीजन की अधिक मात्रा कहाँ पर है? पर्यावरण में। तो वो कहाँ जाएगी? अपने शरीर के अंदर जाएगी। वहाँ पर क्या होगा? क्या बनेगा? ऑक्सीकरण होगा। कहाँ पर होगा? ये तो आपको पता है ना। भोजन का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? ऊर्जा कहाँ प्रदान होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था ना मैं पिछले वीडियो में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब बनता है, भोजन बनता है, ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है? CO2 बनती है। तो CO2 जब अपने, फिर मेरा एक क्वेश्चन होगा आपसे कि वायुमंडल में CO2 कितने प्रतिशत होती है? तो आपका उत्तर होगा 0.03%, यानी कि बहुत कम मात्रा में क्या होती है? CO2 होती है। जब अपने शरीर में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो वापस अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर कौन करती है प्रवेश? CO2 प्रवेश करती है। इस प्रकार से अपने शरीर में गैसों का संतुलन रहता है। आपको समझ में आ गया ना? देखो, ये यहाँ समझा रखा है कि जब कोशिका में CO2 की मात्रा अधिक हो जाती है और पर्यावरण में कम हो जाती है तो CO2 कोशिका से किस तरफ गमन करती है? पर्यावरण की तरफ गमन
होता है। इसी प्रकार से पर्यावरण में जब O2 की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, तो कोशिका जो होती है, कोशिका के अंदर कौन प्रवेश करती है, O2 प्रवेश करती है, ऑक्सीजन प्रवेश करती है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, परासरण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, परासरण के बारे में। क्या होता है परासरण, जब किसी अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली किसमें होगी, कोशिका में। कोशिका की अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जब कोई जलीय पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है तो इसे परासरण कहते। अच्छा, विसरण और परासरण में एक मुख्य अंतर यह है कि विसरण और परासरण सेम होता है, लेकिन परासरण में क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है। और परासरण निर्भर किस में करता है, जल में घुले हुए जो पदार्थ होते हैं उस पर निर्भर करता है। जिसे हम पौधों को क्या करते हैं, पानी देते हैं, है ना, पौधे को पानी देते हैं। हमारे शरीर में भी पानी की आवश्यकता होती है। तो क्यों होती है, क्योंकि इसके द्वारा ये जलीय पदार्थ होता है जिसके द्वारा अधिकांश पदार्थ जो होते हैं कोशिका के आर पार जा सकते हैं। अब हम एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसमें कुछ आपको 3 घटनाएं दिखाई देती है ना। हम किसी भी जंतु कोशिका या फिर पादप कोशिकाओं को क्या करते हैं, जल के नमक या फिर शक्कर के घोल में मिलाते हैं या रखते हैं तो 3 घटनाएं हमें प्राप्त होती है। देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये दाख है, दाख यानी कि किशमिश लेते हैं। इसके जगह आप चना भी ले सकते हो, काजू भी ले सकते हो, बादाम भी ले सकते हो यदि आपके पास है तो, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किशमिश ही ले लो, है ना। तो क्या करोगी, किशमिश में देखो जल की मात्रा क्या होती है, कम होती है ना। और ये क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, ये जो जल भरा हुआ है इसमें हमने क्या करा कि शक्कर की मात्रा जो होती है वो क्या करी, कम करी, है ना। और जल की मात्रा क्या है, अधिक है। तो जो जल है वो किसकी तरफ गमन करेगा, किशमिश की तरफ गमन करेगा। वैसे तो दोनों की तरफ चले जाते हैं, स्वतंत्र होता है जल गति करने के लिए, लेकिन अधिकांश जल किसकी तरफ गति करेगा, जल जो है वो किशमिश की तरफ गति करेगा। और किशमिश जो होती है वो फूल जाती है। आपने देखा होगा कि आप कुछ चने को या फिर किशमिश को किस में रखते हो, पानी में रखते हो तो वो फूल जाती है ना, है ना। जो जो जल है वो क्या है, अल्प परासरी दाबी विलयन है। क्या है, अल्प परासरी दाबी विलयन है ना। देखो अंदर जाने वाले, हमने जो प्रैक्टिकल किया अभी, अंदर जाने वाले पदार्थ की मात्रा जो है वो क्या है, अधिक है, लेकिन बाहर जाने वाले पदार्थ की मात्रा क्या है, कम है। तो कम है इसका मतलब कोशिका फूल जाती है ना। अब देखो जब हमने जैसा विलयन था, यानी कि जैसा विलयन बाहर हमने लिया वैसा ही विलयन जब कोशिका के अंदर होता है, तो जब कोशिका की गति नहीं होती, कोई शुद्ध रूप से गति नहीं होती है, इसे समपरासरी ताबी विलयन कहते हैं। यानी कि इसमें कोई गति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसकी सांद्रता क्या है, बराबर है। किनकी सांद्रता बराबर है, जल की यानी कि विलयन की सांद्रता, और जो कोशिका है, जो किशमिश है, उसकी सांद्रता बराबर है। यदि आप देखो अंगूर को क्या करते हो, जल में रखते हो तो अंगूर फूलते हैं क्या, नहीं। सिकुड़ते हैं क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि उसकी सांद्रता जो है वो बराबर है। इसी प्रकार से एक और प्रयोग करना है आपको कि अधिक सांद्रता वाले जल को, है ना, जब निम्न सांद्रता की ओर गति करता है ना, निम्न सांद्रता की ओर गति करता है तो वो क्या है, परासरण है। किसके द्वारा गति करता है, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। अब इसमें क्या करते हैं, देखो यहाँ पर जो विलयन है ना, इसमें किसकी मात्रा ज़्यादा है, शक्कर की मात्रा जो है वो ज़्यादा है। किसकी मात्रा, शक्कर की मात्रा ज़्यादा है। और ये क्या है, ये अंगूर है। क्या है, अंगूर है। तो क्या हुआ कि ये पानी जो है किसका, अंगूर का, जो जल है वो किधर गति करेगा, बाहर की तरफ गति करेगा। और बाहर की तरफ गति करेगा तो कोशिका क्या होगी,
सिकुड़ जाएगी, अंगूर क्या है, सिकुड़ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से इसको क्या बोलते हैं, जब ये कोशिका जो होती है जब ये सिकुड़ जाता है तो इसको बोलते हैं, इस जल को जो क्या है अति परासारी दाबी, इसकी सांद्रता क्या है, अधिक है, तो इसको बोलते हैं अति परासरण दाबी विलयन बोलते हैं। अब देखो इसका उपयोग किस में है, परासरण का उपयोग। आप बताओ, पौधों की जड़ें होती हैं, वो किसका अवशोषण करती है, जल का अवशोषण करती है, किसके द्वारा, परासरण के द्वारा। इसी प्रकार से जो कोशिका झिल्ली होती है वो जल लचीली होती है ना, लचीलापन होता है, जो क्या करता है कि एक कोशिकीय पदार्थ जो होते हैं उसकी बाह्य पर्यावरण से क्या करता है, ये भोजन और अन्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है ना। एंडोसाइटोसिस क्या होता है कि एक कोशिकीय जो होते हैं जिसके अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा भोजन और कुछ अन्य पदार्थ जो कोशिका के लिए आवश्यक होते हैं उसको क्या करते हैं, बाह्य पर्यावरण से परासरण के द्वारा ग्रहण करते हैं और इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, है ना। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो यदि आपको समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें प्लीज़, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ये जो है मैं वीडियो छोटे छोटे बना रही हूँ, बाकी आपके जो वीडियो है कंटिन्यू रहेगी क्लासें। और ये 9th की क्लास से है तो 9th और 10th दोनों की मैं पहले आपको सिलेबस साइंस का सिलेबस करवाऊँगी, इसके बाद अपना सिलेबस जारी रहेगा। 9th के बाद 12th का, 11th का, है ना, 6 से 10 तक का। ठीक है, थैंक यू।